का चाल हम लोग खत्म कर लिए थे और ध्वनि के चाल में हम लोग देखे थे किस चीज पे डिपेंड कर रहा था। ताप पे, प्रत्यास्था और घनत्व, दो ही बात आई थी। क्या क्या? तो ध्वनि की चाल डिपेंड करता है प्रत्यास्था पे और घनत्व। प्रत्यास्था के साथ कैसा संबंध है? बस इतना ही तो याद करके आना था। और घनत्व के साथ व्युत्क्रमानुपाती। कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती। ये सब हम लोग कल कर चुके हैं। मतलब अगर घनत्व बढ़ेगा तो साउंड का वेग क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर घनत्व कम होगा, घनत्व ज्यादा होगा तो साउंड का वेग कम होगा। यही है ना? इधर ध्यान रखना इस सब से, ठीक है। तो ये बात आप लोग को बता चुके हैं। लेकिन सबसे पहली बार इसकी गणना न्यूटन ने किया था। किसने किया था? और न्यूटन ने जो फॉर्मूला बताया था वो था √P/d, प्रत्यास्था बटे घनत्व के बारे में। लेकिन इसमें थोड़ी त्रुटि थी, एक्यूरेट डाटा हमें मिल नहीं पा रहा था। उस कारण वायु में कितना आया था? 280 मीटर पर सेकेंड आ चुका था। लेकिन बाद में एक आते हैं लाप्लास, और उसको हम लोग जानते भी किस नाम से हैं? लाप्लास सुधार के नाम से। किस नाम से? तो इन्होंने क्या सुधार किया? इन्होंने दूसरा फॉर्मूला दिया और और उन्होंने बताया कि विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात हम स्थिर दाब पर और स्थिर आयतन पर निकाल के अगर हम निकाले तो हमें एक्यूरेट मिलेगा। और वह ध्वनि का चाल सही भी था। इस आधार पे हम लोग पढ़े कार्बन डाइऑक्साइड में कितना था? 260, और हवा में 332, एल्युमिनियम में 61, 40, यही है ना? और 64 20, एल्युमिनियम में था 64 20, लोहा में था 51 40, लोहा में 51 40। मतलब लोहा में ज्यादा स्पीड से जा रहा है, अल्कोहल में उससे कम जा रहा है, गैस में उससे भी कम। तो ज्यादा तेजी से सॉलिड में, लिक्विड में कि गैस में? लेकिन सॉलिड में ज्यादा तेजी से जाता है, इसका कारण प्रत्यास्था है। ठोस में ज्यादा तेजी से जो साउंड ट्रेवल कर रहा है उसका कारण उसका क्या है? प्रत्यास्था है। और उसी कारण गैस में कम जा रहा है क्योंकि गैस की प्रत्यास्था क्या है? कम। और निर्वात में ध्वनि गमन ही नहीं करती। लेकिन हम आ गए थे ध्वनि की चाल पर प्रभाव। कल का टॉपिक अब नेक्स्ट आ चुका था ध्वनि की चाल पर। और पहला प्रभाव हम तापमान का पढ़े थे। किसका था? तापमान था। और तापमान के साथ कैसा संबंध? यही था ना, ध्वनि का वेग तापमान के वर्ग के समानुपाती होता है। यही ना, वर्गमूल के, तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है। समझ आया इतना? इस पे हम लोग सवाल भी बना चुके थे। जब इसका सीधा रिलेशन निकालते हैं तो क्या आता है? V1/V2 बराबर T1 बाय, यही होता है ना, V1/V2 बराबर T1/T2 निकलता है। ये सीधा संबंध तापमान से। इसका मतलब हम ये पढ़े थे कल, तापमान बढ़ाएंगे तो ध्वनि का स्पीड बढ़ जाएगा, तापमान कम करेंगे तो ध्वनि का स्पीड कम हो जाएगा। और इस आधार पर हम देखे थे अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाते हैं तो आपका स्पीड 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस पे। यही अगर 100 डिग्री करेंगे तो 100 से गुना करके निकाल देंगे। इस आधार पे कल हम लोग को सवाल बनाए थे और अलग अलग अनुपात वाला भी सवाल हम लोग देखे थे जिसका फॉर्मूला था V1/V2 बराबर T1/T2। आज हम जा रहे हैं देखने के कि ध्वनि पे दूसरा कोई प्रभाव भी पड़ता है क्या? तापमान का तो प्रभाव है, दूसरा प्रभाव हम जो देखने जा रहे हैं वो है हमारा घनत्व या अनुभार। कौन सा? या अनुभार का क्या प्रभाव पड़ता है इस पर? तो अभी आसान से समझना है, घनत्व और अनुभार के साथ इसका उल्टा संबंध है। उल्टा संबंध मतलब यह है, किसी भी पदार्थ या माध्यम का अगर घनत्व बढ़ रहा है मतलब अनुभार उसका बढ़ रहा है, और जैसे अनुभार बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? ध्वनि का वेग कम होता जाएगा क्योंकि वह उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्वनि का वेग किसके? घनत्व या अनुभार, अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बात को समझना है पहले, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुभार समझ में आ रहा होगा? अरे एटॉमिक मास याद है ना? हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, हीलियम का वो एटॉमिक नंबर हो गया 4। गलत भी इतना जोर से बोलते हैं, बताइए। ठीक है, तो अगला आ जाते हैं हम लोग। इसके कहने का मतलब है इसका वेग जो है इसके तापमान या मॉलिक्यूलर मास का उल्टा संबंध है। क्या ये समझ आ गया? अगर किसी भी पदार्थ का, माध्यम का अनुभार बढ़ाइएगा तो उसका वेग कम होगा,
और अनुभार को कम कीजिएगा तो उसका वेग ज्यादा होगा। अनुभार को ज्यादा किए तो वेग कम हुआ, अनुभार कम किए तो वेग ज्यादा हुआ। तो उल्टा संबंध में से कल ये भी लिखा दिए थे क्या आप लोग को? यहां तक तो नहीं आए थे। तो उल्टा संबंध है मतलब क्या, V1 बाय, अच्छा V यहाँ वेग की बात हो रही है, कोई अभी आयतन समझ रहा होगा, M2 बाय M1 होता है, ये बताए हैं, खाली सुनना है ज्यादा। भी हाँ यही तो अभी निकालेंगे, और निकालना भी हाइड्रोजन में कितना है, क्योंकि एटॉमिक मास ज्यादा है, लेकिन काम थोड़ा प्रत्यास्था का भी तो आ ही जाता है, वो बात तो हम पढ़े ही थे। तो अभी जैसे V1 बाय V2 बराबर M2 बाय M1, ये उल्टा संबंध को दिखा रहा है कि पहले पदार्थ का या पहले माध्यम का जो ध्वनि का वेग होगा उसका किसके साथ सापेक्ष संबंध, द्वितीय के साथ निकाल रहे हैं। मतलब ये हुआ, यहाँ से सवाल कैसे आएंगे, पहले ये समझ आया कि अगर हम वेग का, कोई भी पदार्थ का अनुभार को बढ़ाते हैं तो ध्वनि का वेग क्या होता है, कम होता है, क्योंकि ये उल्टा संबंध है। और किस तरह में, रूट वाले में। मतलब ये हुआ कि अगर आपसे सवाल दे दे, अभी इसको निकालिएगा तो समझ आएगा, पहले इसको लिख लीजिए, सवाल देंगे फिर समझ आ जाएगा क्या बात होगा। लिख लिया? तो अनुभार बढ़ने से ध्वनि का वेग कम या ज्यादा? और अनुभार कम होने से ज्यादा। लेकिन तापमान के साथ कैसा संबंध था? सीधा संबंध। तो ध्वनि का वेग पहली बात तो किस पे डिपेंड किया? प्रत्यास्था पे पढ़ चुके हैं उधर, घनत्व पे देख ही रहे हैं। तीसरा क्या आया था? तापमान पे, तापमान से कैसा? सीधा संबंध। प्रत्यास्था से भी कैसा संबंध? सीधा संबंध। लेकिन घनत्व या अनुभार से कैसा संबंध? उल्टा संबंध। और इस आधार पे ये फॉर्मूला आया कि तापमान जो होता है, वेग जो होता है अनुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर यहां से आपको सीधा सवाल दे, इसका मतलब जिस गैस का अनुभार में अंतर आएगा या कोई भी पदार्थ, वहां उसका स्पीड में भी अंतर आ जाएगा। जैसे आपको वहां क्वेश्चन हम दे रहे थे कि मान लीजिए सीधा पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन में वेग कितना है? हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग है 1260 मीटर पर सेकेंड। किसमें? हाइड्रोजन में। तो आपको पूछा जाएगा बताएं ऑक्सीजन में वेग क्या होगा? ऑक्सीजन में वेग क्या होगा? क्या निकल जाएगा? कितना आएगा निकालिए। हाइड्रोजन में 1260, तो ऑक्सीजन में वेग क्या होगा? बारह सौ साठ मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग 1260 मीटर पर सेकेंड। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन अपना।
ध्यान से यहाँ जब भी ऐसे दो अलग अलग गैस की बात हुई है, यहाँ का फॉर्मूला लगेगा मॉलिक्यूलर पहले का और दूसरे का। पहले आप लिखिए वेलोसिटी वेग, यह वेग जो बात कर रहे हैं हम हाइड्रोजन का VH, किसका हाइड्रोजन का, कितना दिया 1260 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ दिया भी नहीं है लेकिन समझ जाना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, और ये कितना होगा 2 होगा, क्योंकि होता एक है लेकिन हम लोग यहाँ अणु भार की बात कर रहे हैं, और अणु में H आएगा कि H2 आएगा, H2 आता है, जिस कारण कितने आए 2। ऑक्सीजन का वेलोसिटी पूछ ही रहा है बराबर वाट वेग क्या होगा, लेकिन जब हम यहाँ क्या निकालेंगे मॉलिक्यूलर ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा 32, एक ऑक्सीजन का कितना आता है, एक ऑक्सीजन का कितना, तो 2 का कितना हुआ 32। देखिए सवाल में दिया कुछ नहीं था लेकिन सब दिया हुआ था, यही बात हुआ ना यहाँ। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं इस सवाल पे V1 बाय V2, तो V1 मतलब भी हाइड्रोजन कर देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ कर दिया हाइड्रोजन और यहाँ कर देते हैं ऑक्सीजन, तो यहाँ ऑक्सीजन होगा कि हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन, क्योंकि उल्टा संबंध, इधर हाइड्रोजन लिए तो इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन लिए तो इधर, यही तो व्युत्क्रमानुपाती को बताता है। और हाइड्रोजन का वेग कितना दिया है 1200, और ऑक्सीजन का हमको निकालना ही यही है ना, और इधर रूट अंडर ऑक्सीजन की बात करें तो 32, और हाइड्रोजन की बात 2 से कट के कितना 16, तो 1260 बटे वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, और 16 का कट के कितना आया 4 से कटाइए, तो ऑक्सीजन में वेग कितना 315, मतलब ये समझ में आया ऑक्सीजन में कम होता है। जिस कारण क्यों कम होता है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल ज्यादा अनुभार है, 16 है उसका, इसका एक ही है। तो रियल है हाँ, लेकिन वहां फिर बताया तो आपको प्रत्यास्था घनत्व, ये साउंड वाले टॉपिक में होगा। जब हम लोग उसको एक साथ मिक्स करने लगते हैं ना, ऐसा अभी लक्षण पढ़ेंगे उसमें, जैसे तीव्रता फ्रीक्वेंसी सबको मिलाने लगेगा तो फिर कॉन्सेप्ट लगेगा कि नहीं गलत काम कर रहा है। जैसे अभी आवाज वाला लक्षण पे जाएंगे, क्यों ज्यादा आवाज जा रहा है, वही यहाँ भी होता है। हाइड्रोजन में जा रहा है 1260, लेकिन उसमें कितना जा रहा है, लोहा वाले में 5140, लेकिन वह गुण प्रत्यास्था के कारण भी तो है और अनुभार के कारण भी हो जाता है। अच्छा, अनुभार की बात करेंगे तो लोहा का अनुभार हाइड्रोजन से कम की ज्यादा, ज्यादा होगा ना वहां, तो ज्यादा के कारण बोल रहे हैं कि उल्टा संबंध आ जाना चाहिए, यही ना कम होना चाहिए। लेकिन पहले बोले जब बात प्रत्यास्था की आ जाएगी तो सारा चीज वहां क्या होगा डाउन। ये सब रियल में आता है और ये सब ग्रुप डी सीधे सवाल है सब क्या। अच्छा ग्रुप डी आया तो एक चीज और बताएंगे कि ये सवाल फिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। अगर एक तो ग्रुप डी के लिए पढ़ना ही है, लेकिन मान लीजिए किसी को नहीं देना है, तो यही कॉन्सेप्ट सबसे गलत चल रहा है बाहर, कि आपको लग रहा है कि ये सब चीज हम लोग ऐसे पढ़ ली, वहां आपको डाटा नहीं देगा। बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल, हम बार बार बोले, इसी को आप ये करेगा कि मान लीजिए एक का वेग दुगना कर देते हैं तो यह तापमान कितना हो जाएगा। ये सवाल पहले भी बताए थे कि नहीं, ये फॉर्मूला आपको सीखना ही है। दिक्कत की बात यह कि आपको बस बता दिया जाता है एक बार इधर 2 गुना हुआ तो इधर 4 गुना, वो रट के नहीं हो सकता। ये फॉर्मूला देख लिए, अब जिसको 2 गुना करेगा हम लोग निकाल लेंगे। बिहार एसएससी या रेलवे या किसी बिहार के एग्जाम इतना अंतर है कि रेलवे डाटा दे दिया कि 1260 दिए निकालिए, और बिहार का एग्जाम डाटा नहीं देता, बोलता है वेग को कर दिए दुगना, तो बताइए तापमान कितना गुना होगा। ऐसा ही सवाल आता है ना, वो भी निकलता फॉर्मूला से ही है। मान लिया जाता है कि यह x है तो 2x है, उस आधार पे हम लोग बनाते हैं। बेटा इसको तो दूसरा जो प्रभाव पड़ा अनुभार का, और अनुभार का सीधा प्रभाव क्या था कि अगर अनुभार बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग घटेगा, और अनुभार कम होगा तो बढ़ेगा, यही होता है ना। और दूसरा पार्ट हम लोग इसमें तापमान पहले पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या और भी कोई चीज का प्रभाव पड़ेगा। तीसरा प्रभाव पड़ता है इस पे आर्द्रता का, ध्वनि की वेग पे किसका प्रभाव पड़ता है, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। तीसरा जो प्रभाव पड़ रहा है वो ह्यूमिडिटी या आर्द्रता का प्रभाव। ध्वनि की चाल पे हम लोग पहले प्रत्यास्था देखे, घनत्व देखे, फिर तापमान देखे, अनुभार देखे, और ये अब देख रहे हैं क्या आर्द्रता। अगर उधर का भी 2 मिला ले तो, और ये 3, 5वां देख रहे हैं हम लोग क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। आर्द्रता से पहले एक चीज हम लोग को समझना है, आर्द्रता मतलब यहाँ नमी बढ़ गया कि कम हो गया, नमी युक्त है। क्या है ये नमी युक्त, और नमी युक्त होने के कारण हमें ऐसा लगता है कि उसका घनत्व बढ़ जाना चाहिए, लेकिन जिस कारण घनत्व क्या होता है कम।
आर्द्रता वाले वायु में घनत्व क्या होगा, कम हो जाएगा। और घनत्व जब कम होता है तो ध्वनि का वेग बढ़ता है घटता है, क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें भी सोच के बोलना पड़ेगा। क्या कल वाला फॉर्मूला याद भी है कि गया है ना, ये फॉर्मूला, ये घटा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। और लेकिन आर्द्रता का भी इससे संबंध है, यही बात समझना है। आर्द्रता का घनत्व से भी संबंध है। घनत्व के साथ कैसा संबंध है, उल्टा कि सीधा, उल्टा। आर्द्रता बढ़ रहा है तो घनत्व क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और घनत्व कम हो रहा है तो वेग उसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये ऐसे काम करता है फिर। और यही बीच से एक सवाल आ जाता है, आर्द्रता बढ़ा घनत्व कम हुआ, घनत्व कम हुआ वेग बढ़ गया। समझ आया होगा ये बात। तो इसलिए इसमें सीधा समझना है, आर्द्रता बढ़ने से क्या होता है, आर्द्रता बढ़ने से वेग बढ़ता है। आर्द्रता बढ़ने से वेग बढ़ता है। और ये एक दूसरे का वाइस वर्सा भी हो गया, लिखना है इस चीज को ऐसे। वाइस वर्सा मतलब आर्द्रता घटेगा तो वेग घटेगा। इसी का एग्जाम्पल आता है कि जब बरसात के मौसम में सीटी बजाते हैं तो आर्द्रता बढ़ गई। अब आर्द्रता बढ़ने से वेग बढ़ जाएगा और सीटी थोड़ा ज्यादा सुनाई देता है। तो बरसात में सीटी का ज्यादा सुनाई देना वो आर्द्रता पर निर्भर। बरसात में सीटी की आवाज ज्यादा दूर तक सुनाई देगी, ज्यादा दूर तक सुनाई देना। बरसात के मौसम में सीटी की आवाज ज्यादा दूर तक सुनाई देना, ये आर्द्रता के बढ़ने के कारण होता है। क्योंकि वर्षा होने से आर्द्रता बढ़ गई है तो ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। जो यहाँ से सुनाई दे रहा था तिलका मांझी तक, हो सकता है कि वो पुल तक, नौगछिया तक आवाज चल जाए सीटी का। क्या ये किस कारण होगा, आर्द्रता। इसके लिए कौन सीटी लेना पड़ेगा, डाल्टन की गाल्टन, गाल्टन वाला ना। चलिए ठीक। तो तीसरा कौन था आर्द्रता। और प्रत्यास्थता पहले ही बता चुके हैं, लिख भी लिए इसको। तो आर्द्रता बढ़ने से क्या होता है, वेग, क्योंकि घनत्व कम होता है। इतना ज्यादा कम ज्यादा इसलिए हो रहा है, यही सब लैंग्वेज सवाल गलती होता है वहां। बेसिक कौन गलती करेगा कि 1/10 होता है, फॉर्मूला लाप्लास दिया है, ये सब सुन के भी याद हो जाता है। बात है ऐसा क्वेश्चन मिला नहीं आप लोग को। हम पहले बोले आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, हाँ अच्छा, शुष्क वायु की बात करेंगे तो उसकी घनत्व क्या होगी, आर्द्र वायु से बढ़ जाएगी, यही होगा ना। आर्द्र वायु में घनत्व क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अभी तुरंत बताए आर्द्र वायु में घनत्व कम, तो शुष्क वायु में घनत्व क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और इस ज्यादा के कारण वेग क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन किसके सापेक्ष की बात कर रहे हैं, आर्द्र वाले। अगर दोनों में बात करें, जैसे अभी थोड़ा बारिश हुआ है, अभी वेग क्या होगा, ये तो फिर वो तो बुक देखना पड़ेगा क्यों लिखा हुआ है वो। आर्द्र वाला आर्द्रता पे ही सीधा निर्भर है। और ये तो सीधा सवाल भी आता है कि ध्वनि का वेग निम्न में से किस पर निर्भर करता है, तो आर्द्रता वाली। आर्द्र वायु में घनत्व कम होता है और वेग क्या होगा, ज्यादा उसमें आता है। तो ये हुआ। चौथा हम लोग देख सकते हैं इसमें दाब का प्रभाव। कौन सा प्रभाव, हम पहले भी बोले कि आप लोग तैयारी किसी भी चीज की करते हो, बिहार एसएससी का सेट लगाया कीजिए। 50 उसमें मैथ भी मिल, रीजनिंग मिल जाएगा, 25 मैथ, 25 बेस्ट साइंस मिल जाते हैं उसमें। पहले पीवाईक्यू लगा लीजिए, मतलब वो जो साइंस मिले हमको बिहार दरोगा में भी वैसा साइंस नहीं मिलता है जो बिहार एसएससी वाला साइंस है। एक बार बिहार एसएससी का सीजीएल लेवल जो लेवल 4 आता है, और इधर जो डाउन लेवल है इंटर लेवल, मार्केट में ये 3 वॉल्यूम तक मार्केट में आ चुका है। आप लोग को तो फर्स्टों का नहीं, उसको टेस्ट लगाइए हर 8 दिन 10 दिन पे, कितना तैयारी हुआ नहीं हुआ वो मैंने नहीं रखेगा अभी। और नहीं लगाइएगा तो ये सब सवाल पे लगेगा आपको कि क्या चल रहा है। बहुत को ये भी लग सकता है कि क्या भाषण चल रहा है, आर्द्रता ज्यादा कम, यही सब सवाल गलती होंगे। वह ये हम लगा के आज 5वां बार बोल चुके हैं कि बिहार एसएससी का सेट लगाइए लगाइए। क्या बनेगा अभी पूरा पढ़ने के बाद ना, अभी बस बोले हैं देखना है उसको। उसे ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल नहीं बन रहा होगा। क्या साइंस के 25 सवाल आते हैं सीधा सवाल, जो नहीं बनता पूछना है। 5वां है दाब का प्रभाव। कौन सा, दाब। अगला कौन सा प्रभाव है, और सबसे ज्यादा यही पूछा जाएगा। लास्ट कौन सा प्रभाव है, दाब का। ध्वनि पे दाब का कैसा, सीधा उल्टा प्रभाव।
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव, इसलिए ज्यादा यही पूछा जाता है। ध्वनि के वेग पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि के वेग पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये प्रभाव वाला समझ आया? थोड़ा नहीं आया? आ गया। पहला हम लोग पढ़े थे तापमान, तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का चाल बढ़ेगा। दूसरा पढ़े अनुभार, अनुभार बढ़ेगा तो ध्वनि का चाल घटेगा। तीसरा पढ़े हम लोग प्रत्यास्था, पहले ही प्रत्यास्था बढ़ेगा ध्वनि की चाल बढ़ेगा। चौथा पढ़े आर्द्रता, आर्द्रता बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगा। पांचवा है दबाव या दाब, दाब के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ध्वनि का। ये बात समझना है। ये था हम लोग का कौन सा पार्ट? ध्वनि के चाल का पार्ट। आप लोग को पहले बताएं, सब चीज को अलग करके देखना है। अगला हेडिंग दीजिए ध्वनि के लक्षण। ध्वनि के लक्षण, ध्वनि के लक्षण। लक्षण अर्थ से परिचित है कि नहीं है? मतलब क्या ध्वनि का लक्षण? जैसे किसी का आवाज क्या एकदम लता मंगेशकर जैसे लग रहा है, किसी का पतला आवाज, किसी का मोटा, किसी का लग रहा है जोर से बोल रहा है ज्यादा। ये सब लक्षण फील तो किए होंगे ना। उसी टॉपिक को हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं? ध्वनि के लक्षण के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें से पहला हमारा लक्षण है तीव्रता। क्या है? लिख दीजिए पहला तीव्रता, या प्रबलता भी आएगा। क्या है? प्रबलता। इंग्लिश में इंटेंसिटी या लाउडनेस। सब इजी कॉन्सेप्ट है, थोड़े हल्के में लेके चलना है, मतलब इतना हैवी नहीं कर देना। ये सब क्या चल रहा है? पहला लक्षण क्या है हम लोग का? तीव्रता या प्रबलता, या इसी का नाम क्या है? इंटेंसिटी या लाउडनेस। लाउडनेस से बात समझ में आ गया होगा आप लोग को कि ध्वनि का ज्यादा तीव्र या मंद सुनाई देना, ज्यादा जोर से या कम जोर से सुनाई देना, वह कौन सा लक्षण है? तीव्रता का। फिर पहले समझते हैं कि सवाल कैसे आएंगे। तीव्रता के कारण ध्वनि का कौन सा गुण का या लक्षण का पता चलता है? तो वो तीव्रता से कौन सा वर्ड? तीव्र। लाउडनेस, जोर से बोलना या मंद बोलना, वो किस कारण? तीव्रता के कारण। दूसरा सवाल आते हैं कि यह तीव्रता किस किस चीजों पर निर्भर करेगा? यह तीव्रता किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा? बस दो ही पार्ट से सवाल आते हैं और ये सवाल समझना होगा आप लोग को। तो पहला आया तीव्रता वह लक्षण है जिसके कारण हमको ध्वनि कैसा पता चलता है? तीव्र या मंद। ध्वनि कैसा पता चलता है? तीव्र या मंद, मतलब जोर से बोलना या कम धीरे से सुनाई देना, ये सब कारण क्या है उसका? तीव्रता का। कौन सा लक्षण है वो? तीव्रता का। इसको मापते हैं हम लोग किस में? अगर एसआई मात्रक की बात करें, क्या होता है? गलत भी इतना जोर से, फिर वही बात है, माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। एसआई मात्रक क्या है? माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर इसका एसआई मात्रक होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। प्रयोग के रूप में हम लोग जो लेते हैं वो है बल या डेसिबल। प्रयोगात्मक बल। कौन सा? प्रयोगात्मक मात्रक मतलब वो होता है बल या डेसिबल। बल या डेसिबल। इसी डेसिबल को हम लोग ऐसे डीबी लिख देते हैं। कौन सा? डीबी। तो अब समझ आया तीव्रता है क्या? पहले ही लक्षण समझ आया कि ध्वनि का तीव्र सुनाई देना या मंद सुनाई देना यह तीव्रता का लक्षण है। इसका एसआई मात्रक, इसको मापते किसमें है? माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर में। और इसका प्रयोगात्मक मात्रक क्या है? बल या डेसिबल। बल का 10वां भाग क्या कहलाता है? डेसिबल। बात को समझना है, सबका अपना अपना अलग अलग साउंड है। हम लोग जैसे बात कर रहे हैं तो इसको भी डेसिबल में माप सकते हैं। हम लोग जो बात कर रहे हैं ये आवाज लगभग 35 से 40 डेसिबल का है। इस बात को थोड़ा अंदाजा भी लगाना है कौन सा शोर कितना होता है। हम लोग जो बात कर रहे हैं कितना? 35 से 40। लेकिन जो बाहर डीजे उजे बज रहा है ये सब तो मतलब 90 से लेके 120-25 तक भी पहुंच सकता है, इतने डेसिबल तक का ये डीजे जो बाहर बजता है।
लेकिन दूसरा आता है जो जिसका स्पीड लगभग या साउंड फिक्स, हम उसकी बात करते हैं। हम लोग कितना हो गया 30 से 40 डेसिबल, 30 से 40। ये जो विद्युत मोटर सब देखते हैं, मोटर चलता है अपने घर में, वो 110 डेसिबल आवाज करता है। कितना? ये बस आपको आइडिया के लिए दिया जा रहा है कि सुन के आप पता लगा पाए कि ये कितना डेसिबल का है। जो हमारा विमान फ्लाइट उड़ता है वो सब कितना डेसिबल का है? वो सब 140 डेसिबल। कितना डेसिबल है? 140। और जो मिसाइल सब उड़ते हैं वो 180 डेसिबल का होता है। कितना डेसिबल? एक अंदाजा के लिए कि डेसिबल आपको समझ आए। लेकिन ये डेसिबल की बात आती है तो WHO, पता है ना WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने डेसिबल को थोड़ा फिक्स किया है कि आदमी को कान कितना झेल सकता है वो। तो बोला गया किसी आदमी के लिए सर्वोत्तम आवाज 45 डेसिबल है। कितना आवाज? 45 डेसिबल तक में अगर वो सब बात कर रहा है या उतनी आवाज वो सुन रहा है तो ये नॉर्मल आवाज है और यही सबसे बेस्ट है। लेकिन कहता है अगर मान लीजिए फिर भी हाई आवाज आ रहा है तो 75 डेसिबल तक आप सुन सकते हैं। इससे आगे के लिए आपके लिए क्या है? हानिकारक। 75 डेसिबल से ज्यादा क्या है आपके लिए? हानिकारक ही कौन बोलता है? WHO। भारत में सब काम करेगा? भारत में हॉर्न मार मार के 110 डेसिबल पहुंचा देता है। नेपाल और में सब ऐसे बंद होता है, इधर उधर बहुत ऐसा जगह है, जापान उपान तरफ भी। यहाँ एकदम हॉर्न लग रहा है, मान लीजिए ट्रैफिक लगा है, भारतीयों को कौन समझाए? अब ट्रैफिक लगा, आपके हॉर्न मारने से मुड़ के थोड़ी चले जाएंगे क्या? तो हमारे कान के लिए बेस्ट है 45, लेकिन लास्टली कहां तक? 75। 75 से ज्यादा हमारे लिए हानिकारक ही कौन बताया है? WHO। डेसिबल समझ आया? अब आवाज जो कल हो रहा था वो सब क्या है? डेसिबल। वो तीव्रता था। क्या था वो? तीव्रता। देखिए इसको पहले, तीव्रता में हम जैसे लिखाएंगे वो लिखना है। बस आप हेडिंग दीजिए तीव्रता, फिर कुछ लाइन लिखाते हैं। लिख लिए? देखिए, ध्वनि का वह लक्षण, ध्वनि का वह लक्षण, ध्वनि का वह लक्षण जिससे जिससे ध्वनि का तीव्र व मंद, जिससे ध्वनि का तीव्र व मंद होने का पता लगता है। तीव्र या मंद होने का पता लगता है। तीव्र या मंद होने का पता लगता है। अगला लिख दीजिए इसका SI मात्रक, माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। 1 माइक्रोवाट बराबर कितना होता है? 10⁻⁶ जूल पर सेकेंड। ऐसे तो ना, ठीक है, लिख दीजिए माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। अगला है प्रयोग वाला मात्रक। हम लोग प्रयोग किसको करते हैं? लेकिन बल और डेसिबल। बल और बल का कितना भाग? डेसिबल 10वां भाग। जैसे किलोग्राम सब होता है ना, 1000वां भाग किलो का ग्राम, उसी तरह बल का 10वां भाग क्या है? डेसिबल है। लिख दिए इसको। अगला नीचे लिख दीजिए, WHO के अनुसार 45 डेसिबल मानव के लिए उपयुक्त है। WHO के अनुसार 45 डेसिबल, WHO के अनुसार 45 डेसिबल मानव के लिए उपयुक्त है। हाँ, सुनाई तो कान से देना ना, मानव के लिए उपयुक्त है। अगला, WHO के अनुसार 75 डेसिबल से, WHO के अनुसार 75 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से अधिक की ध्वनि, 75 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक है। 75 डेसिबल से अधिक की ध्वनि क्या है? हानिकारक है। लिख दिए? थोड़ा सा भी आपको लिखाए थे, जो हम लोग बातचीत करते हैं कितना डेसिबल बताए? 30 से 40 डेसिबल। विद्युत मोटर की बात किए थे, आइडिया लगाने के लिए 110 है। कितना है? 110। तीसरा आ जाता है जैसे फ्लाइंग एरोप्लेन, हवाई जहाज 40, हवाई जहाज 140 डेसिबल। तीसरा आ जाता है अगर मिसाइल 180, 180, ठीक है, 180 डेसिबल।
कितना है 180। बातचीत करने में 30 से 40, मोटर में 110, हवाई जहाज 140, मिसाइल 180 डेसिबल। ये पहला लक्षण था। ये बस साउंड का क्या लाउडनेस बताता है, कितना तीव्र से जा रहा है। ध्यान से समझना, एक एक लक्षण है और यहाँ से क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं। इतने बेस्ट टॉपिक है, यहाँ से सवाल ऐसे घुमाएगा। एक लक्षण दूसरा आता है तारत्व का। कौन सा लक्षण? पिच का। कौन सा? पिच। समझना है बात, इधर से इधर कोई रिश्ता नहीं है। उधर जो पढ़े अभी हम लोग तीव्रता, वो उधर था इंटेंसिटी। इधर तारत्व का बस मतलब है आवाज का मोटा और पतला होना। किसी का आवाज जैसे मोटा होता है, किसी का आवाज क्या है? पतला है। वो किस पे निर्भर कर रहा है? तारत्व। किस पे निर्भर कर रहा है? तारत्व पे। लेकिन इस बेस्ट पार्ट में एक चीज और समझना है कि अगर अभी तारत्व अभी हेडिंग नहीं दे रहा है, लक्षण में अंतर कर रहे हैं, क्योंकि एक सवाल वहां से और आएगा। तारत्व अभी जो तीव्रता पढ़ा है, तीव्रता किन किन चीजों पे क्या करती है? निर्भर करती है। लेकिन दोनों को अंतर कर रहे हैं। ये तारत्व किस चीज को बता रहा है? उसके मोटा और पतला होने का, जिसका उधर तीव्रता से कोई लेना देना नहीं। तो इसमें बस एक लिख दीजिए कि तीव्रता उत्पन्न करने वाले या तीव्रता जो अभी पढ़े हैं कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है। तो पहले आप बताइए, पहला कारक, ज्यादा आवाज कब सुनाई देगा? जब जहां साउंड बज रहा होगा, वो साउंड बहुत बड़ा होगा। जो साउंड अगर ज्यादा होगा तो वहां से आवाज भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो वह जो ध्वनि वाला है, उसके शक्ति स्रोत से, ध्वनि जहां से आ रही है उसके किस चीज पर निर्भर करता है? शक्ति स्रोत पे। अगर शक्ति स्रोत ज्यादा है तो वहां से ध्वनि क्या आएगी? ज्यादा आएगी। दूसरा निर्भर कर सकता है जो श्रोता है, जो इस चीज को सुन रहे हैं, जो क्या है? सुन रहे हैं। और जहां से ध्वनि आ रहा है, श्रोता एवं स्रोत, जहां से ध्वनि आया और जो सुन रहा है, उसके बीच की दूरी पे भी डिपेंड करेगा। मान लीजिए यहाँ साउंड बज रहा है, इतना सिंपल बात, यहाँ साउंड बज रहा है, कोई यही है तो उसको ज्यादा लाउडनेस सुनाई देगा ना, और कोई यहाँ से थोड़ा दूर पे है तो उसको कम लाउडनेस सुनाई देगा। तीसरा आ जाता है उसके आसपास के परावर्तक सतह पे भी। तीसरा क्या है? परावर्तक सतह। मतलब ऐसे समझिए कि इस रूम में अगर कोई साउंड बज रहा है और बगल में परावर्तक सतह ज्यादा स्ट्रांग है कि आवाज टकरा के ज्यादा क्या हो रहा है? गूंज रहा है, तो वो ज्यादा लाउडनेस सुनाई देगा। लेकिन कुछ ऐसा है जैसे हम लोग स्टूडियो में जहाँ रिकॉर्डिंग होता है, वहां क्या करता है? वो आवाज को एब्जॉर्ब कर लेता है, गूंजने नहीं देता है, तो वहां आवाज कम लाउड सुनाई देगा। तो तीसरा किस पे डिपेंड किया? परावर्तक सतह। चौथा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तीव्रता आयाम पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? आयाम पे। और आयाम के भी किस पे? वर्ग पे। आयाम के वर्ग पे। आयाम के किस पे? वर्ग पे। आपको आयाम बताया गया था कि इसकी जो ऊंचाई है इस लेंथ की, ये क्या है हमारा? आयाम। ये क्या है? आयाम। आप देखिए सीधा संबंध है। कोई अगर ज्यादा जोर से बोलेगा तो उसका आयाम क्या होता है? ज्यादा होगा। इसकी ऊंचाई क्या होगी? बढ़ जाएगी, आयाम बढ़ जाती है। उसमें भी किस पे डिपेंड है? वर्ग के। तो आयाम जो है डिपेंड है, आयाम को किससे दिखाते थे? ए से। तो आयाम के वर्ग पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? वर्ग। तो आपको पहले एक लाइन लिख दीजिए, ये भी सवाल में आ ही जाता है कि तीव्रता निम्न कारक पर निर्भर करती है। तीव्रता निम्न कारक पर निर्भर करती है। उसके बाद तारत्व देख लेंगे। लिखिए, तीव्रता निम्न कारक पर निर्भर करती है। तीव्रता निम्न कारक पर निर्भर करती है। पहला लिखना है इसमें। लिखे लिखिए, ध्वनि के शक्ति स्रोत पर। पहला लिखना है ध्वनि के शक्ति स्रोत पर। सिंपल सी बात है, जितना बड़ा साउंड, जितना बड़ा डीजे, उतना ज्यादा आवाज। ध्वनि के शक्ति स्रोत पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? ध्वनि के शक्ति। दूसरा लिखिए, श्रोता एवं स्रोत के बीच की दूरी पर। श्रोता एवं स्रोत के बीच की दूरी पर। श्रोता एवं स्रोत के बीच की दूरी पर। लिख दिया। तीसरा लिखिए, परावर्तक सतह पर। तीसरा है परावर्तक सतह पर। परावर्तक सतह पर। चौथा है, ऐसे लिख देना, तीव्रता आयाम के
वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब आयाम पर निर्भर कर रहा है। यहाँ परावर्तक सतह पर और यह है आयाम जो वर्ग के समानुपाती। तो आयाम बढ़ेगा तो तीव्रता भी क्या होगा, और आयाम 2 गुना होगा तो तीव्रता 4 गुना ना, 2 गुना तो 4, 3 गुना तो आपको लग रहा है अभी आसान लग रहा है 2 गुना 4 गुना, इतना जगह हुआ होगा आपके साथ अभी तक में कि वहां कंफ्यूजन होना ही है कि 2 गुना 4 गुना। तो आपको लगता है कि रख के होगा, फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। इसी को नाम दे दिया जाता है डीप जा रहा है, डी पर कुछ नहीं होता है। कितना आप रटिएगा 2 गुना 4 गुना, अभी उधर से थोड़ा आसान सा संवेग आवेग आ जाएगा तो वहां दिक्कत हो जाता है क्या, वो तो फिर भी जबकि आसान उसका। तो पहला निर्भर किया ध्वनि शक्ति स्रोत पे, और दूसरा बीच की दूरी पे। जो ज्यादा दूर होगा उसको ज्यादा तीव्र सुनाई देगा कि कम तीव्र, कम तीव्र। तीसरा परावर्तक सतह पे, और चौथा उसके आयाम के वर्ग पे डिपेंड करता है। आपको फिर समझ आया होगा, पहले बताए थे कि आयाम को जो नापते हैं एम्पलीट्यूड में, और वो एम्पलीफायर में देखते हैं आवाज ऊपर जाता है, जो वो उसके किस कारण, तीव्रता के कारण जाता है। ऐसे गोल गोल से एम्पलीफायर में बना रहता है, हम लोग हेलो बोलते हैं, ये लाइट ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। वो ऊपर बढ़ना, उसका आयाम ही ना ऊपर बढ़ रहा है, और आयाम ऊपर बढ़ना मतलब क्या, उसका ऊपर बढ़ रहा है, उसका तीव्रता, उसमें लाउडनेस क्या है, ज्यादा है। तो ये पहला जो गुण पढ़े थे ये ज्यादा आवाज और कम आवाज के कारण था। लेकिन एक चीज को बोले थे उससे अलग रखने, और वो था तारत्व। वो क्या था, तारत्व किसी आवाज का मोटा होना या पतला होना को बताता है। ध्यान से कॉन्सेप्ट सुनिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहला सवाल आया कि ये तो बता दिया यह ध्वनि का कौन सा लक्षण है जो हमें क्या, आवाज का मोटा या ध्वनि का मोटा या पतला होना बतलाता है, कौन, तारक। लेकिन यह निर्भर किस पे करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर, आवृत्ति पर। देखिए कितना डिफरेंस है उसमें, आवृत्ति पर निर्भर करता है, जबकि तीव्रता किस पे, आयाम पे निर्भर कर रहा था। तीव्रता किस पर निर्भर कर रहा था, आयाम पे। तारक किस पे निर्भर कर रहा है, आवृत्ति पे। तारक किस पे निर्भर कर रहा है, आवृत्ति। तो किसी की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आवृत्ति क्या है ध्यान दी है कि नहीं, 1 सेकंड में जितना कंपन हो रहा है, आवृत्ति बढ़ने से उसका तारत्व क्या होगा, आवृत्ति बढ़ने से तारत्व बढ़ता है। तारत्व क्या होता है, बढ़ता है। और आवृत्ति कम होने से, आवृत्ति कम होने से तारत्व कम होता है। ये बात तो समझ आ गया होगा, आवृत्ति बढ़ा तारत्व बढ़ा, आवृत्ति कम हुआ तो तारत्व कम हुआ। लेकिन तारत्व जैसे बढ़ गया तो आवाज पतला हो गया, ये गलती करवाता है। हमें लगता है उसका तार पिच ज्यादा है तो उसका आवाज क्या होगा, थोड़ा मोटा होगा, नहीं, पिच ज्यादा है तो आवाज पतला होगा, और पिच कम है तो आवाज मोटा होगा। इसका मतलब महिलाओं सबका जो आवाज पतला होता है उनमें तारत्व क्या है, ज्यादा है, उनकी आवृत्ति क्या है, ज्यादा है। यही है ना, महिलाओं में आवृत्ति भी ज्यादा, तारत्व भी ज्यादा, लेकिन आवाज पतला। और यही मनुष्य में आवृत्ति ज्यादा, आवृत्ति कम, तारत्व भी कम, जिस कारण आवाज कैसा होता है, मोटा। अभी देखिए कितना अंतर है, एक शेर का गुर्राहट, शेर कितना तेजी गुर्राहट, एक मच्छर कितना कम आवाज करता है। लेकिन जब सवाल आपको तारत्व पूछा जाएगा तो वहां गलती कर देंगे, लगता है कि शेर का आवाज है तो तारत्व ज्यादा होगा। शेर का आवाज ज्यादा है लेकिन तारत्व कैसा है, कम है, उसकी आवृत्ति भी क्या है। शेर का तारत्व मच्छर के तारत्व से भी क्या होता है, कम होता है, और मच्छर का तारत्व शेर के तारत्व से ज्यादा होता है। लेकिन आवाज कैसा है, पतला है, तो वहां ज्यादा मार के आते हैं कि नहीं हम लोग, वो हो ही जाता है टिकवा। समझ आया ये पॉइंट, तो लिखिए तारत्व। दूसरा गुण है तारत्व, हेडिंग दे दिए होंगे जो हम लिखा रहे हैं, पहले उसको लिखिए। ठीक है, ये ध्वनि का वह लक्षण, ध्वनि का वह लक्षण जिससे ध्वनि का मोटा या पतला होने का पता चलता है। जिससे ध्वनि का मोटा या पतले होने का पता चलता है। जिससे ध्वनि का मोटा या पतले होने का पता चलता है। अगला लाइन लिख दीजिए, यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। यह आवृत्ति पर निर्भर करता है।
यह आवृत्ति पर निर्भर करता है, यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। लिख दिए। अगला लिख दीजिए, ये बस याद रहे, आवृत्ति बढ़ा तारत बढ़ा लेकिन आवाज पतला हो गया। इसको अपने जैसे लिख लीजिए उसको, आवृत्ति बढ़ा तो तारत भी बढ़ा लेकिन आवाज पतला हो गया। आवाज पतला। लिख लिए। एक सवाल कैसे आते हैं, ध्वनि का तारतम्य, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। ऐसे पढ़ लीजिए तो फिर लगता है आसान है, जब आता है ना तभी पता चलता है, अभी सेट मारते पता चलता है। आएगा आवृत्ति, बी आएगा आयाम, तब उसी का पाठ ही है। सी आ जाता है तीव्रता, सी आया क्या तीव्रता, डी आता है घनत्व। क्या होगा इसमें आंसर? अभी तो इतना आसान आवृत्ति है, लेकिन क्या चारों ऑप्शन से पल्ला पड़ता? तभी पल्ला भी नहीं पड़ेगा, और यही उसका सच्चाई है। क्या एकदम क्या होगा, बाहर निकल जाएगा वो, यही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति। लेकिन आयाम, और जब यहाँ आता तीव्रता तो वो किस पे डिपेंड करता है? आयाम। कमो बेस डिपेंड सब पे करता है, लेकिन हम पहले बताए इंटर क्लास यहाँ क्लास में वही अंतर है। यहाँ हम लोग बेस पार्ट को पकड़ते हैं, और बेस पार्ट में पिछले बहुत दिनों से आंसर चले आ रहा है कि आवृत्ति पे डिपेंड करता है। इसलिए हम पिछला जो अभी तीव्रता पढ़े हैं, हम आपको उसको फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंडेंसी दिखा सकते हैं, अगर इंटर वाले कॉन्सेप्ट में जाए, उसके घनत्व पे भी दिखा सकते हैं। लेकिन सवाल ही रेलवे ऐसे ले रहा है बार बार, और कोई भी एग्जाम, इसलिए हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। इसमें ढलना सीखना पड़ेगा, वो रिजिड वाला काम नहीं होगा कि सर कैसे फ्रीक्वेंसी कैसे डिपेंड नहीं कर रहा है। हमको भी पता है कि पिछला इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन आज तक इस वाले में क्यों ऐसा हुआ कि आंसर इसको लिया जा रहा है? क्योंकि ज्यादा डिपेंडेंसी किसकी होती है? तारक में, आवृत्ति की, और तीव्रता में किस? आयाम की, इसलिए वो आंसर लिया जाता है। ऐसा नहीं कि घनत्व से बिल्कुल ही गायब। बात समझ आया? ये जो आंसर ले रहा है तो इस तरह से आएंगे, वहां पढ़ने के बाद तुक्का ही एक काम आता है, यही शब्द वाला आंसर। लाप्लास, रट के न्यूटन दिया, ये दिया, वो सब होगा। ऐसे जब आएंगे ना सवाल, ये सवाल जब आप सही करने लगे तो फिर अलग होता है उसमें। तो दूसरा क्या था? तारक। इस कारण आवाज कैसा होता है? मोटा। और उसके बाद आवृत्ति पर यह निर्भर करता है, आवृत्ति बढ़ने से तारक क्या होगा? और आवाज कैसा? पतला। और आवृत्ति कम होने से और आवाज मोटा। एक लाइन लिख दीजिए नीचे, मच्छर का आवाज पतला होना, मच्छर का आवाज पतला होना अधिक तारतम्य के कारण होता है, अधिक तारतम्य के कारण होता है, अधिक तारतम्य के कारण होता है, अधिक तारतम्य के कारण होता है। लिख दिए? उसी में लिख दीजिए, शेर का आवाज का, शेर के आवाज का मोटा होना, शेर के आवाज का मोटा होना कम तारतम्य के कारण, कम तारतम्य के कारण होता है, कम तारतम्य के कारण होता है। बच्चे और महिला वाला सब याद रहेगा। बच्चे का आवाज, महिला का आवाज पतला होता है, अधिक तारत, कम तारत, अधिक तारत। और लड़कों सबका आवाज मोटा होना कैसा तारत? कम तारत। ये याद रहेगा। पहला हम लोग पढ़े तीव्रता, दूसरा क्या पढ़े? तारत। और कोई लक्षण है? कौन सा? कौन सा? तीसरा पढ़िए, लिख दीजिए गुणता, लास्ट ईयर खत्म ही करते हैं। ये लक्षण तब आज कंप्लीट हो जाएगा। गुणता, क्वालिटी। हाँ,
गुणता या क्वालिटी। हाँ, तो वो तो हम लोग वही तो क्वालिटी की बात कर रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जब सेम है तो दूर भेजने की बात आएगी, दूर भेजना है ना। और सेम क्या है उसका? तीव्रता, इंटेंसिटी सेम है। इंटेंसिटी सेम है मतलब तब तो आयाम सेम हुआ होगा। जब फ्रीक्वेंसी अलग है तो आयाम तो सेम होगा। अच्छा, आयाम सेम है तो आयाम में दूर भेजने के लिए हम लोग तरंग दैर्घ्य का यूज करते हैं। तरंग दैर्घ्य जब तक पता नहीं होगा तब तक नहीं, तो आयाम से हम लोग क्या पहले पता करेंगे? तरंग दैर्घ्य। जब तक तरंग दैर्घ्य का पता नहीं चलेगा तब तक हम पता नहीं कर सकते कि ज्यादा दूर किसको भेज रहे हैं और कम दूर कैसे। वैसे ऑप्शन दे देते हैं सीधा कि आयाम पे डिपेंड कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन तरंग दैर्घ्य के कारण ही पता कर पाते हैं कि ज्यादा दूर की कम दूर। गामा किरण का तरंग दैर्घ्य कम की ज्यादा, उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? 10 पे पावर माइनस 14 से लिखाया गया है। तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण उसको क्या होता है, हम लोग ज्यादा दूर तक भेज पाते हैं। तो इसलिए तरंग दैर्घ्य पता लगाना है। अगर आयाम आपको दिया है तो सिर्फ आयाम से हम दूर भेजने का पता नहीं लगा सकते, वो बस ऊंचाई की बात है। वो तरंग दैर्घ्य पे ही निर्भर करेगा कि आपको तरंग दैर्घ्य कितना दिया, वो निकालना ही पड़ेगा। दूर भेजने का जब भी सवाल आएगा वहां फ्रीक्वेंसी भी काम नहीं करेगा। यही बात बता रहे हैं कि आपको छांटना जरूरी है। अगर आप गुणता लिख दिए तो एक लाइन ऊपर लिख दीजिए पहले तारत में कि तारत का तीव्रता से कोई संबंध नहीं। एक लाइन वहां लिख दीजिए तारत में पहले। कुछ कुछ जगह संबंध बांटना पड़ेगा एकदम, कौन कहां रहेगा नहीं। तारत्व का तीव्रता से कोई संबंध नहीं, इन्हें कि क्योंकि अब आप आयाम पे दिमाग लगाने लगिएगा कि सर आयाम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इसलिए सीधे लिख दीजिए तारत्व का तीव्रता से कोई संबंध नहीं है। ये लाइन उसी में लिखना था पहले तारत्व वाला में। अब बात हम लोग कर रहे हैं किसकी? गुणता की। अभी हम लोग क्या क्या पढ़े? क्या पढ़े? तारक। दूसरा क्या पढ़े? तीव्रता। यही दो चीज पढ़े है ना, तारक तीव्रता, तारक और तीव्रता। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई इंसान का, दो इंसान ऐसे हैं जिसका तारक भी सेम हो जाए और तीव्रता भी, तो क्या आपको दोनों का आवाज सेम ही लगेगा? फिर उसके आवाज में फिर भी अलग पता चलता है। तारत्व सेम हो, तीव्रता भी सेम हो, पिच सेम हो, इंटेंसिटी सेम हो, फिर भी हमें ध्वनि का पता अलग अलग पता चलता है कि कौन बात कर रहा है। कौन, ये जो है लड़कों का आवाज है या ये लड़कियों का आवाज है, या बच्चे का आवाज है या ये बड़े का आवाज है। ये जो पता चलता है इस दोनों के सेम होने के कारण भी, ये उसके गुण के कारण पता चलता है। किस कारण? गुण। क्योंकि हर ध्वनि की अपनी अलग अलग क्या होती है? गुण होती है। लेकिन सवाल आता है कि सर तो ये गुण डिपेंड किस पे किया? आप आयाम पढ़ाई दिए, तरंग दैर्घ्य आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया, तो अब बचा क्या? अभी बचा हुआ है आपको ये तीन चीज पे में डिपेंड करता है। पहला है मूल स्वर, क्या है? फंडामेंटल टोन। एक होता है अधिटोन, कौन टोन? अधिस्वर। कौन सा स्वर? अधिस्वर। और एक आएगा सनांदी, किस पे? सनांदी मतलब हार्मोनिक्स। क्या आया? ये तीन चीज साउंड में पाए जाते हैं जो उसके गुण को बताता है, ये अभी हम समझेंगे। लेकिन पहले ध्वनि का गुण समझ आया। ध्वनि का गुण होता है उसके मूल स्वरक, जो आप बोल रहे होंगे आपका कुछ फंडामेंटल टोन होगा आपके गले का, जो दूसरे से क्या होगा? अलग होगा। एक फिर होता है उसका अधिस्वर, जब आप लगातार बोल रहे होते हैं उसी फंडामेंटल टोन से होमोटोन निकलता है जिसको अधिस्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिस्वर। और फिर उस अधिस्वर के बाद उसका हार्मोनिक्स बनता है, सनांदी बनता है, जो साउंड के क्वालिटी को अलग करता है। समझ आया पहले कि सेम पिच सेम इंटेंसिटी के कारण भी साउंड क्या हो सकता है? अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो वो डिपेंड किस पे किया? मूल स्वर, अधिस्वर और सनांदी। मूल स्वर, अधिस्वर और सनांदी पे डिपेंड करता है। अब जैसे बात लेते हैं आप, मूल स्वर क्या है? गिटार बजाए, उस गिटार में पहला फ्रीक्वेंसी निकला एफ। क्या निकला? एफ। उस फ्रीक्वेंसी का नाम दिए एफ। अब इस एफ के कारण लगातार बजाते रहे तो, और फिर एक बात और समझना है, बार बार के लिए फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। आप जैसे ज्यादा बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी चेंज होगा कि नहीं होगा? ऐसा थोड़ी इस आदमी का जिंदगी भर के लिए फ्रीक्वेंसी सेम ही है। ज्यादा जोर से बोले फ्रीक्वेंसी ज्यादा, कम बोले मतलब ये लाउडनेस से बात नहीं कर रहे हैं, वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं। ज्यादा वाइब्रेशन हुआ तो वहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा, कम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कम। क्योंकि फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति क्या है? कंपन है। जितना ज्यादा कंपन उतना ज्यादा आवृत्ति, जितना कम कंपन उतना कम आवृत्ति। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी निकाले एफ और लगातार गिटार बजाते जा रहे हैं, तो अब गिटार से मान लीजिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकला, 2 एफ, 3 एफ, 4 एफ। अब जिसको एफ नहीं समझ आया, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी को किस में मापते हैं? 100 हर्ट्ज में।
पहली बार गिटार में बजा ट्रिंग, ठीक है, और कितना फ्रीक्वेंसी निकला 100 हर्ट्ज, और लगातार बजाते गए, वहां से निकलते गया, मान लीजिए 200 निकला, 200 के बाद 255 भी निकल गया हर्ट्ज, फिर निकल गया जाकर 300 हर्ट्ज, उससे लगातार, क्योंकि आवाज ज्यादा होते जाएगा ना उसमें, फिर ना सुनाई देता है हम लोग को। अब वो आवाज में देखिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी बढ़ते गई, और वही कहलाया सनांदी या हार्मोनिक। क्या कहलाया? सनांदी और हार्मोनिक। क्या इस बीच में आपको कहीं भी सम या विषम का अंतर दिख रहा है क्या? एक जगह सम भी और एक जगह यहाँ भी सम सम है और यहाँ क्या विषम। तो सनांदी भी कितने तरह के निकलेंगे? दो सनांदी, एक आएगा सम सनांदी और एक आएगा विषम सनांदी। एक आएगा सम सनांदी और एक विषम सनांदी। सीधा किसके पे डिपेंड है? फ्रीक्वेंसी वाले पे, कि फ्रीक्वेंसी कैसा निकल रहा है। अब इस फ्रीक्वेंसी, इस सनांदी पे भी आवाज डिपेंड करता है। अगर आपका इवन निकल रहा है, सम वाला निकल रहा है, तो इसका मतलब आपका साउंड स्पष्ट होगा, थोड़ा मधुर होगा। और अगर आपका सनांदी विषम पे ट्रिगर करता है, विषम सनांदी निकलता है, तो आपका आवाज थोड़ा भारी होगा, गहरा होगा। क्या बात समझ आया थोड़ा? तो मतलब ये इंटेंसिटी और पिच सेम हो भी जाए, फिर भी हम, दीवार है, आदमी बात कर रहा है उस साइड, अगर आवाज आ रहा है फिर भी हम सुन के बता देंगे कि ये दो अलग आदमी, एक कम उम्र का है, एक ज्यादा है, एक आवाज पतला है, एक आवाज पतला मोटा तो फिर उधर जाएगा, गहरा है एक आवाज, एक का मधुर आवाज है। ये सब किससे पता चलता है? क्वालिटी। क्वालिटी में जो पहली बार बोला होगा, इसलिए पहले ध्यान देना दे, तो सुनने दो, होता है ना, ये पहला उसका फंडामेंटल टोन को पकड़ते हैं, मूल स्वरक, और मूल स्वरक से बहुत सारे स्वर जब बोलता रहता है, वही क्या हो गया? अधिस्वर। और अधिस्वर में हम पकड़ते हैं उसके हार्मोनिक्स को, सनांदी को, ये सनांदी विषम आ रहा है कि सम आ रहा है। अब इस विषम सम में क्या होता है, आप दो तरह के देखे होंगे, जैसे मान लीजिए ये वाला साउंड, ये हमारा क्या, बांसुरी हो गया। ऐसा होता नहीं है, समझा रहे, बांसुरी दोनों तरफ से खुला है कि बंद होता है? दोनों तरफ से बंद, एक साइड से बंद होता है। ये कौन बांसुरी देख लिए, दोनों साइड में खुला रहता है उसका पास, इनफैक्ट ऊपर भी ऐसे गोल गोल रहता है, यही होता है ना। तो बांसुरी दोनों तरफ से खुला है। एक आता है क्लेरिनेट, क्या आता है? क्लेरिनेट। ये जो क्लेरिनेट आएगा, ये एक तरह से ऐसे बंद वाला साउंड है, ठीक है, वो आप देखिएगा उसमें गूगल सब पे फोटो मिल जाएगा। क्लेरिनेट, क्लेरिनेट नहीं देखें तो आप सीटी देखे होंगे, सीटी ऐसा ही होता है क्या? जो भी है ऐसे है ना, सीटी आगे से बंद होता है, यही होता है ना। आप बात समझिए, यहाँ दो प्रकार के आया, एक खुला पाइप आया, एक बंद पाइप, खुला पाइप बंद पाइप। इसी को नाम बुक में दिया रहेगा आर्गन पाइप, क्योंकि एग्जाम्पल किससे लिया जा रहा है? आर्गन पाइप से। तो एक खुला आर्गन पाइप, एक बंद आर्गन पाइप, खुला आर्गन पाइप और बंद। अच्छा, बंद क्या दोनों तरफ से बंद है? तो बजाएंगे किधर से? एक साइड से, दूसरे साइड से बंद रहेगा, यही ना। तो एक खुला आर्गन पाइप और बंद। खुला आर्गन पाइप जो है बांसुरी, इससे आपको सम सनांदी भी निकलेगा और विषम सनांदी भी, सम सनांदी और विषम भी। और ये जो बंद वाला है क्लेरिनेट और कौन है दूसरा, सीटी, इससे आपको सिर्फ कौन सा सनांदी निकलेगा? विषम सनांदी। कैसा सनांदी? विषम। और जिसको पते नहीं है तो खाली पू कर रहा होता है, उसको पता नहीं। यहां से हम लोग उसके फ्रीक्वेंसी को ही चेंज कर रहे होते हैं बांसुरी पे, कि सम सनांदी की विषम। इसलिए आप देखते होंगे इसमें क्या होता है, आवाज को थोड़ा मोटा किया जाता है, किस वाले में? विषम वाले में। और यहाँ क्या किया जाता है? सम वाले में मधुर, सम वाले में क्या किया? मधुर। इसमें किए गहरा साउंड। कैसा साउंड? गहरा। एक आजकल सॉन्ग चलता है यूट्यूब पे, सुने होंगे, थोड़ा स्लो में, आग फिर गाना सुने हैं, तुम पे प्यार आया, ये गाना सब नहीं सुने हैं? एकदम स्लो, उसको क्या बोलते हैं? रिवर्ब साउंड। रिवर्ब साउंड है कि नहीं? कौन से सनांदी पे सेट करता है? विषम पे। आजकल जो स्लो सॉन्ग चलता है, रील चढ़ते पूरा देखते हैं, सब ज्यादा चलता है, कैसा सनांदी? विषम। उस साउंड को गहरा कर दिया गया। क्या किया गया है? गहरा। और दूसरा कौन सा? सम सनांदी। उसमें कैसा आता है? मधुर। क्या समझ आया पहले बार पूरा? थोड़ा थोड़ा सा लिखिए इसको। पहली बात, गुणता का पॉइंट जो हम लिखा रहे हैं, ध्वनि की तारक तथा तीव्रता, ध्वनि की तारक तथा तीव्रता समान होने पर भी, ध्वनि की तारक एवं तीव्रता समान होने पर भी ध्वनि में अंतर का पता, ध्वनि में अंतर का पता लगाया जा सकता है।
ध्वनि में अंतर का पता लगाया जा सकता है। ध्वनि में अंतर का पता लगाया जा सकता है। ध्वनि में अंतर का पता लगाया जा सकता है। ध्वनि का यही गुण या ध्वनि का यही लक्षण गुणता कहलाता है। ध्वनि का यही लक्षण गुणता कहलाता है। क्वालिटी, टिम्बर भी आएगा, क्या आता है इसका? टिम्बर, इसी का नाम है क्वालिटी या टिम्बर। तो यह गुण क्या कहला, यह लक्षण क्या कहलाता है? गुणता। लिख दिए, अगला लिखिए। ध्वनि का गुणता मूल स्वरक, ध्वनि का गुणता मूल स्वरक कॉमा अधिस्वर, मूल स्वर कॉमा अधिस्वर कॉमा सनांदी हार्मोनिक्स कॉमा सनांदी हार्मोनिक्स पर निर्भर करता है। पर निर्भर करता है। पर निर्भर करता है। लिख दिए, सनांदी पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट, खुले आर्गन पाइप से, खुले आर्गन पाइप से, खुले आर्गन पाइप से सम तथा विषम, खुले आर्गन पाइप से सम तथा विषम दोनों सनांदी उत्पन्न होता है। खुले आर्गन पाइप से सम तथा विषम दोनों सनांदी उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल में बांसुरी लिख देना। एग्जाम्पल बांसुरी। खुले आर्गन पाइप, आर्गन पाइप मतलब कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेना है जो दोनों तरफ से क्या है, खुला हुआ है, तो उसमें सम और विषम दोनों। तो जो भोपू आता है दाब करके, इसमें खुला है कि बंद है? तो वो नहीं देखा, ये बंद किधर होता है भोपू में? ऐसे वाला जो भोपू ने ऐसे करके मुड़ उड़ के फिर नीचे ऐसे निकला रहता है साउंड, जो बहुत दम लगा करके उसको दबा करके फुलाना होता है। गाँव में जो पो 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 करता है शादी में, वो सब दोनों तरफ खुला ही रहता है क्या? तो सम और विषम दोनों सनांदी। एग्जाम्पल क्या लिखा है आपको? बांसुरी। दूसरा लिखिए, बंद आर्गन पाइप से, बंद आर्गन पाइप से, बंद आर्गन पाइप से विषम सनांदी। अच्छा, टेंशन नहीं लेना है, जिस तरह पढ़ाई चल रहा है बहुत जल्दी आप लोग के हाथ में होगा, ठीक है। विषम सनांदी, क्या लिखा आप? बंद आर्गन पाइप से विषम सनांदी, विषम सनांदी उत्पन्न होता है। विषम सनांदी उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल में लिख देना है सीटी, क्लैरिनेट। एग्जाम्पल में सीटी कॉमा क्लैरिनेट, सीटी कॉमा क्लैरिनेट। ये सब बंद आर्गन पाइप है और सिर्फ विषम सनांदी। अच्छा, ये हम लिखाए नहीं, वहां याद रहेगा ना। विषम वाले में आवाज गहरा कि मधुर? गहरा। और सम वाले में मधुर और स्पष्ट। क्लियर हो गया होगा। ध्वनि के तीन लक्षण थे, ताड़क, तीव्रता और गुणता। ताड़क तीव्रता थोड़ा टेक्निकल था, आयाम पे, फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन यहाँ वैसी कोई बात ही नहीं है। यहाँ बात है उसके फंडामेंटल टोन से, उसके हार्मोनिक्स से। और उस हार्मोनिक्स में भी हार्मोनिक कितने तरह के? दो, इवन और ऑड, सम और विषम। सम वाला से मधुर आवाज निकलता है और विषम वाला से गहरा आवाज निकलता है। इसीलिए हम लोग उस हार्मोनिक्स के आधार पे ही ना अलग अलग जगह लोग, काम दोनों है, दोनों आवाज जरूरी है ना जब साउंड हम लोग सुनते हैं। अगला जो बचेगा इसके गुण है, हम लोग गुण देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।